हेलो दोस्तों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। इसका में आज हम लोग देखते हैं बृहद शिलालेख। अशोक के बृहद शिलालेख के को हम लोग आज देखते हैं। तो देखते हैं शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में पेशावर। मानसेरा भी पाकिस्तान में। कालसी देहरादून उत्तराखंड और जूनागढ़ गिरनार गुजरात। धौली उड़ीसा। सपेरा महाराष्ट्र थाने। जोरगढ़ उड़ीसा में है। एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश या कर्नूल में है। तो अशोक के अभिलेख और उसके विषय। अशोक के शिलालेख और उसके विषय। अशोक के जो शिलालेख हैं और उसके क्या क्या विषय हैं जो देखते हैं। तो पहला शिलालेख क्या है? पशु वध पर प्रतिबंध लगाया। पहला जो शिलालेख है पशु वध पे क्या है? प्रतिबंध लगाया। दूसरा शिलालेख यह है मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण। मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण। लोक कल्याणकारी कार्य। तीसरा है राजुक या रज्जुक की नियुक्ति। राजुक या रज्जुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों के हर 5 वर्ष पर राज भ्रमण करने का आग्रह किया। चौथा अभिलेख है भोरी घोष या रण घोष की जगह धम घोष की घोषणा। भोरी घोष या रण घोष की जगह धम घोष की घोषणा। पांचवा शिलालेख है धम महामात्रों की नियुक्ति। धम महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख है प्रतिवेदक को आदेश दिए गए प्रशासनिक सुधार किए। सातवां शिलालेख है धम यात्राओं का विवरण। धम यात्रा का विवरण। आठवां शिलालेख है आखेट यात्रा के साथ स्थान पे धम यात्रा का प्रतिपादन। आखेट यात्रा के स्थान पे धम यात्रा का प्रतिपादन किया। नौवां शिलालेख है मंगलाचरण समारोह के स्थान पे। मंगलाचरण समारोह के स्थान पे क्या है? धम मंगलाचरण प्रारंभ किया। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख में धम की क्या श्रेष्ठता के नारे पे बल दिया। धम की श्रेष्ठता के नारे पे बल दिया। राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। राजा व उच्च अधिकारी क्या हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख धर्म की कामना धर्म दात नीति। 12वां शिलालेख क्या है? धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख जहां उसने विदेश में धर्म प्रचार को भेजा। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात बताई। 14वां अभिलेख है पहले 13 अभिलेखों का पूरा अवलोकन तथा जनता के धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरणा। पृथक कलिंग प्रज्ञापन। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगढ़ के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया। अशोक ने 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख में बदलाव किए। अशोक ने क्या है? 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख में बदलाव किए। इसमें पृथक कलिंग प्रज्ञान कहा जाता है। अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के क्या है? लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए जिसकी संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। जिसमें सबसे प्राचीनतम लघु शिलालेख सन्नति कर्नाटक का है। अशोक के मास्की गुजरा नित्तूर व उद्गम गोला लेख अशोक का नाम अशोक मिलता है। भबरू शिलालेख जो है कोटपुतली बहरोड़ के परौठ में बीजक की पहाड़ी में भीम डुमरी पे स्थित है जिसमें खोज 1837 में कैप्टन वर्ट ने की। जिसकी खोज किसने की? कैप्टन वर्ट ने की। जिसमें अशोक का नाम मगधीराज लिखा गया। जिसमें अशोक का नाम क्या है? मगधीराज लिखा गया हुआ मिलता है। भबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। भबरू लेख क्या है? अशोक का सबसे बड़ा लेख है।
भबरू शिलालेख बैराट राजस्थान में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है। इसमें अशोक क्या है? बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। भब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगध राज या मगध का राजा बताया है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा, जिसकी खोज 1915 में बीडे ने की। इसकी खोज किसने की? बीडे ने की। अशोक स्तंभ लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले। 6 स्थानों से क्या है? 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या 6 है पर 7 लेख मिले हैं। देखते हैं पहला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे क्या दिल्ली लाया गया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक 7 लेख उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकारे कुश महल में रखवाया। लौरिया नंदगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। लौरिया ओरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। पश्चिमा पूर्वाभिलेख भी बिहार में है। जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में इसकी खोज 1850 ईस्वी में वाल्टर एलियट ने की। इसकी खोज किसने की? वाल्टर एलियट ने की। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह मूल रूप से कौशाम्बी में था। जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए। जिसमें रानी का लेख कारूबा की समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर और बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के रूपनाथ तथा गुर्जरा, कर्नाटक में गोविंद मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जोटिगेश्वर, कन्नाहाली, पालीकुगुंडू, बिहार में सासाराम, उत्तर प्रदेश में अहनौरा नामक स्थान पे है। नीलगाली सागर जौगढ़ अभिलेख बहरामपुरवा शिलालेख अशोक से संबंधित है। अशोक के लघु स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाएं मिलती है। अशोक स्तंभ सांची में धमेक स्तूप सारनाथ में है। सांची मध्य प्रदेश व सारनाथ उत्तर प्रदेश में लेख संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप जीर्णोद्धार करवाया। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक किया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। जो कर्ण गुफा, सुदामा चोपड़ तथा विश्व झोपड़ी गुफा थी। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी।
अशोक के पौत्र दशरथ ने नागोजनी पहाड़ी पे गुफाओं का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ी पे दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा बनवाई। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें जिसमें क्या है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप का निर्माण किया। 8 स्तूपों में बुद्ध की शारीरिक अवशेष रखे गए और 9 में वे पात्र थे। रौरल लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक व्यक्तिगत रूप से किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन है। अर्थशास्त्र में कितने? 18 तीर्थों का वर्णन है। मौर्यकालीन उच्च अधिकारी या तीर्थ संबंधित विभाग, प्रधानमंत्री व पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी, सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, प्रशस्ता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजा की आज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी। समहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान। समहर्ता क्या है? राजस्व विभाग का प्रधान। नायक, सेना का संचालक तथा नगर रक्षक का अध्यक्ष। नायक हुआ सेना का संचालक व नगर रक्षक का अध्यक्ष। रेजिस्ट्रिक, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर। सन्निहितदाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। व्यवहारिक, नगर का प्रमुख न्यायाधीश। दंडपाल, पुलिस अधिकारी। कर्मांतिक क्या है? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। अनंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। नागरपौर, नगर कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी। दैवारी, राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति। आठवीं क्या है? वन विभाग का प्रधान। अंतर्वेदिक, अंतःपुराध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे। मंत्रिपरिषद के नीचे क्या? द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने? 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरा पथ की अपेक्षा दक्षिणा पथ अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 की गई। प्रांतों का शासक राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी तो था। मौर्य प्रांत राजधानी देखते हैं। पहला कौन है? उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। दूसरा दक्षिणापथ, राजधानी है सुवर्णगिरी। तीसरा अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी। कलिंग, तोसली, प्राचीन मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्रा। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। चक्र कहा जाता है। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। कौन था? स्थानिक था, जो समहर्ता का अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। नगर प्रशासन कौन करता था? 30 सदस्यों का एक मंडल, जो 6 समितियां भी आई थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। नगरीय प्रशासन समिति व उसके कार्य। नगरीय प्रशासन समिति और उसके कार्य क्या है? प्रथम समिति उद्योग शिल्प के लिए। द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल। तृतीय है जन्म मरण। चतुर्थ है व्यापारिक या वाणिज्य के लिए। पंचम समिति वस्तुओं के विक्रय। छठी समिति बिक्री कर।
बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में क्या मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभाग था। सैन्य समिति कितने में 6 समितियों में, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या था? सेनापति होता। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मुद्रा विभाग का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष, कृषि विभाग का अधिकारी शीताध्यक्ष, व्यापारिक कर विभाग का अधिकारी शुल्काध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष, व्यापारिक विभाग के अधिकारी संस्थाध्यक्ष और पासपोर्ट विभाग का अधिकारी मुद्राध्यक्ष कहलाते थे। सैन्य समिति उसके कार्य क्या? प्रथम, जल सेना का निरीक्षण। द्वितीय, यातायात एवं रसद सामग्री के निरीक्षण। तृतीय, पैदल सैनिक का निरीक्षण। चतुर्थ, अश्व सेना का निरीक्षण। पंचम, गज सेना का निरीक्षण। षष्ठम, रथ सेना का निरीक्षण। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने 7 भागों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा व्यापारी, तीसरा किसान, चौथा कारीगर या चरवाहा, पांचवा सैनिक, छठा मंत्री व परामर्शदाता, सातवां गुप्तचर। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य समाज में पुरुषों के साथ महिलाएं अंगरक्षक भी होती थी। अर्थशास्त्र में भूमि क्षेत्र न्याय का वर्णन किया गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। सरकारी भूमि का सीता भूमि कहा जाता है। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को देवमातृक कहा जाता है। सीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी होते थे। सीताध्यक्ष क्या थे? कृषि के अधिकारी थे। एरियन ने क्या है? गुप्तचरों को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा। गुप्तचर विभाग में एक पृथक अमात्य के अधीन था। गुप्तचर विभाग क्या था? एक पृथक अमात्य के अधीन था, जिसे क्या है? महामात्य सर्प कहा गया। समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी तथा इसके राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करते थे। गणिकाध्यक्ष करते थे। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर रहती थी। संभ्रांत घर की स्त्रियां कहाँ? प्रायः घर के अंदर रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। मौर्य शासक 137 वर्ष तक रहा। मौर्य शासक कितना? 137 वर्षों तक रहा तथा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मौर्य शासक 2 प्रकार के न्यायिक व्यवस्था थी, जिसमें धर्मस्थायिक व्यवस्था एवं कंटक शोधन न्यायालय था। राजू को क्षेत्रीय न्यायाधीश, गणराज न्यायाधीश कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वीररथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वीररथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली।
तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।